फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी क्लासेस 9335 पर। आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हमने 10 क्वेश्चन का अच्छे से डिस्कस किया था। उसमें जो हमने लास्ट क्वेश्चन देखा था पक्षियों में लिंग निर्धारण, ठीक है, पक्षियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है, कैसे किया जाता है, इसके बारे में फुल डिस्कशन हमने किया था। तो आज के इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चन का इसमें भी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुके हैं उन क्वेश्चन का पार्ट 2 में डिस्कशन करेंगे। इसका जो पहला क्वेश्चन है सहलग्नता। देखिए सहलग्नता के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए सहलग्नता क्या होती है। देखिए सहलग्नता की बात की जाए तो सहलग्नता की खोज जो की थी वो आपके टी.एच. मॉर्गन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1910 में की थी। देखिए यहाँ पर एक आपको विकल्पी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि सहलग्नता की खोज किसने की थी, तो उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें आपके पास एक ऑप्शन टी.एच. मॉर्गन का भी होगा। तो इन्होंने 1910 ईस्वी में की थी। इन्होंने सहलग्नता का गुणसूत्रीय सिद्धांत भी प्रस्तुत किया था। देखिए और यहाँ पर एक क्वेश्चन और आ सकता है कि सहलग्नता का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। ये आपसे अति लघुत्तरी में पूछा जा सकता है, तो वहाँ पर आपको टी.एच. मॉर्गन ही करना होगा। और पूछ सकता है यानी कि गुणसूत्रीय सिद्धांत कब और किसने प्रस्तुत किया, तो आप उसका भी पूरा डिस्कशन दे सकते हैं। टी.एच. मॉर्गन ने सहलग्नता का गुणसूत्रीय सिद्धांत 1910 ईस्वी में प्रदर्शित किया था। और अगर बात की जाए सहलग्नता कितने प्रकार की होती है, तो टाइप्स ऑफ 2 होते हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं, एक होती पूर्ण सहलग्नता और एक होती अपूर्ण सहलग्नता, कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज। देखिए कंप्लीट लिंकेज क्या होता है, जब गुणसूत्र पर जो जीन्स स्थित होते हैं वो जब वंशागत होता है उस समय एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। क्या मतलब, देखिए जब गुणसूत्र पर स्थित जीन्स, देखिए गुणसूत्र होगा जो भी आपके 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, दैहिक गुणसूत्र होते हैं, एक जोड़ी जो होते हैं लिंग गुणसूत्र होते हैं, उसमें जो गुणसूत्र होते हैं उन पर गुणसूत्रों पर क्या पाए जाते हैं, जीन्स। और जीन्स ही सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाते हैं। जैसे कि अगर आप अपनी माँ या पिता के समान कुछ दिख रहे हैं तो उसमें जीन्स का ही कमाल होता है, गुणसूत्रों की वजह से ही आप दिखते हैं, ठीक है, वंशागत होते हैं। तो उसमें क्या होता है, जिस समय वो एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते, ऐसे सेम चले जाते हैं, तो उसे सहलग्नता कहते हैं, पूर्ण सहलग्नता या कंप्लीट लिंकेज कहते हैं। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं अपूर्ण सहलग्नता। देखिए अगर हम बात करें अपूर्ण सहलग्नता की, अपूर्ण संलग्नता क्या होती है, इसमें जो जीन्स होते हैं एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। देखिए अगर यहाँ पर अगर बात की जाए तो आप इसमें लिखेंगे जब गुणसूत्र पर स्थित जीन्स वंशागत के समय एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, अपूर्ण संलग्नता। यानी कि पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं हुए जो थे वो एक दूसरे से अलग हो गए। और इसमें क्या होगा, जो पैतृक सहयोग है, जो पिता के सहयोग है, यानी कि पिता के जो रंग हैं उनसे कुछ डिफरेंस होगा, कुछ अलग होगा, तो इसे में क्या होगा, पैतृक सहयोग नहीं बनते। इससे क्या होता है, जैव विविधता आती है, जिससे बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है, ठीक है, इससे हमारा विकास होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है दैहिक गुणसूत्रों में व्यतिकरण से उत्पन्न होने वाले रोग या सिंड्रोम, ठीक है। यानी कि जो दैहिक गुणसूत्र होते हैं 22 जोड़ी, यानी कि 22 दूना 44 गुणसूत्र जो होते हैं वो दैहिक गुणसूत्र होते हैं 44, ठीक है, या 22 पेयर यानी कि 22 जोड़े, और एक जोड़ी जो होते हैं वो लिंग गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दैहिक गुणसूत्रों इन 44 में यानी कि जो 22 जोड़ी होते हैं इनमें क्या होता है कि व्यतिकरण से उत्पन्न होने वाले जो रोग होते हैं या सिंड्रोम होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें पहला सिंड्रोम जो पढ़ेंगे वो डाउन सिंड्रोम। देखिए डाउन सिंड्रोम के को अन्य किस नाम से जाना जाता है, इसे मंगोलियन जड़ता के नाम से भी जाना जाता है। मंगोलियन जड़ता के नाम से इस भी सिंड्रोम को जाना जाता है। इस सिंड्रोम की अगर आपको परिभाषा लिखना है तो आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए डाउन सिंड्रोम की खोज डॉक्टर लैकडाउन ने की थी, डॉक्टर लैकडाउन ने की थी। इसमें होता क्या है, इस देखिए लैकडाउन ने की थी, इसमें यानी कि दैहिक गुणसूत्रों के 21वीं जोड़ी पर, किसमें बच्चों, देखिए 21वीं जोड़ी पर, किस जोड़ी पर, 21वीं जोड़ी पर क्या पाई जाती है, ट्राइसोमी। देखिए अगर बात की जाए तो गुणसूत्र इस तरीके से 2 के जोड़े में होते हैं, तो इसमें क्या होता है, ट्राइसोमी एक बढ़ जाता है, ठीक है, ट्राइसोमी पाई जाती है, जिससे कारण डाउन सिंड्रोम उत्पन्न होता है। इसमें क्या होता है कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी, देखिए हमारे टोटल गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, दोनों मिला दें तो इसमें क्या हो जाएगी, 47 हो जाएगी, एक अधिक हो जाएगा ना, तो ये क्या होता है, 47 हो जाती है गुणसूत्रों की संख्या। और इसके अगर लक्षण की बात की जाए, जिसमें यानी कि जो लक्षण होंगे, इसमें क्या लक्षण होंगे, जिसमें डाउन सिंड्रोम होगा, सिर उसका गोल होगा, गर्दन मोटी होगी, त्वचा खुरदरी होगी, जीभ भी मोटी होगी, उंगलियां कैसी होंगी, ठूंठेदार, आदि लक्षण इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट सिंड्रोम जो है उसकी बात करते हैं एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम, ये दोनों सिंड्रोम ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। देखिए एडवर्ड सिंड्रोम की अगर बात की जाए तो एडवर्ड सिंड्रोम की अगर जो खोज की थी, यानी कि जिसने इनको डिस्कवर किया था, वो J.H. एडवर्ड ने,
J.H. एडवर्ड ने सन 1960 ईस्वी में इनको खोजा था। ठीक है, 1960 ईस्वी में। अगर इसमें क्या एडवर्ड सिंड्रोम की खोज J.H. एडवर्ड ने सन 1960 ईस्वी में की थी। ए सिंड्रोम 18वीं जोड़ी पर, दही गुणसूत्रों की 18वीं जोड़ी पर एक ट्राइसोमी के कारण उत्पन्न होता है। इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। इसमें भी क्या होता है, यही वाला लक्षण होता है, 2 होते हैं, 1 बढ़ जाता है, तो इसमें भी 47 हो जाते हैं। अगर इसमें लक्षण की बात की जाए तो इसमें जो आपका ब्रेन होता है, जिसके अंदर ये हो जाएगा, उसका जो ब्रेन होता है वो कैसा होता है, अल्प विकसित, पूर्ण विकसित नहीं होता है। ब्रेन जो होगा वो अल्प विकसित हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है बढ़ांतता तथा हीमोफीलिया का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, कई बार बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़ांतता तथा हीमोफीलिया। पहले हम बात करते हैं किसकी, बढ़ांतता की। बढ़ांतता का पता देखिए, सबसे पहले इसकी डिफिनेशन देख लीजिए। देखिए, बढ़ांतता का पता सबसे पहले डॉक्टर हार्नर, एक डॉक्टर थे, उन्होंने लगाया था। इस रोग से ग्रसित व्यक्तियों में लाल और हरे, ये देखिए यहाँ पर आप अंडरलाइन करेंगे, लाल और हरे, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। लाल और हरे रंग में पहचान नहीं होती है। देखिए, जो बढ़ांतता से जो पीड़ित होगा, जिसमें बढ़ांतता होगी, उसको लाल और हरे रंग में क्या होगी, पहचान नहीं होगी। इसीलिए इसे लाल हरा अंधापन भी कहा जाता है। और यह एक्स लिंग संलग्न अप्रभावी रोग है। बात की जाए एक क्या है, एक्स लिंग, एक्स गुणसूत्र जो होते हैं, एक्स लिंग संलग्न अप्रभावी रोग है। प्रभावी ने अप्रभावी, इसका मतलब जब ये दोनों पर होगा, एक्स दो, तो देखिए ये दोनों पर होगा तभी ये प्रभाव दिखा पाएगा। अगर एक पर है, एक पर नहीं है, तो ये प्रभाव नहीं दिखा पाएगा, ये सिर्फ वाहक हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये एक अप्रभावी रोग है। देखिए, इसमें क्या होता है, इस रोग से जो ग्रसित व्यक्ति होते हैं उनको ट्रेन का ड्राइवर नहीं बनाया जा सकता है। ये क्वेश्चन बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है कि ऐसा कौन सा रोग है जिससे ग्रसित व्यक्तियों को ट्रेन की ड्राइवरी या ट्रेन का कोई भी काम नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, ड्राइवरी से रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा, बढ़ांतता, क्योंकि इसमें साफ कह रहा है लाल और हरे रंग में पहचान नहीं होती है, और ट्रेन में ज़्यादातर खेल लाल और हरे का ही होता है। इसके अगर बात की जाए, इस पर एक क्वेश्चन आ जाता है, उस क्वेश्चन को भी हम आपको आज अच्छे से समझा देंगे। इसीलिए आप देखिए, बढ़ांत पुरुष, सामान्य स्त्री, बढ़ांत पुरुष और सामान्य स्त्री में बढ़ांतता की वंशागत का रेखीय चित्र आपको बनाना है। एक बढ़ांत पुरुष है, पुरुष कैसा है, बढ़ांत है, और स्त्री कैसी है, नॉर्मल है। उसमें क्या करना है, आपको वंशागत का एक रेखीय चित्र आपको बना के देना है। तो इसका हम आपको अच्छे से समझाएंगे, आप बने रहिए वीडियो में। देखिए, इसका उदाहरण देखते हैं हम। एक्स बाई पुरुष हो गया, एक्स एक्स फीमेल हो गई। यहाँ पर बात कर रहा है कि सामान्य स्त्री होना चाहिए, यानी कि इसमें कोई भी गुणसूत्र जो है बढ़ांत नहीं। और कैसा है, ये पुरुष जो है बढ़ांत, यानी कि देखिए, बढ़ांत की अगर इंग्लिश की बात की जाए तो बढ़ांत को इंग्लिश में हम कहते हैं यानी कि कलर बस, यानी कि डिफरेंसी। ठीक है, या इनको कलर ब्लाइंडिस भी कहते हैं। तो उसके जो कलर ब्लाइंडिस से सी आया है, उसी से इसको डिनवर्ट करते हैं। देखिए, आप इनके युग्मक बना लेंगे, इसमें एक्स पे सी, इसका मतलब ए देखिए, क्योंकि पुरुष में एक्स यानी कि एक ही एक्स गुणसूत्र होता है, तो पुरुष कभी भी वाहक नहीं हो सकता है। ठीक है, इसका भी हम बना लेते हैं एक्स एक्स, और इनका आप देखिए करा दीजिए, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, ऐसे और ऐसे। आप इसको बनाना सीख लेंगे। आप इसको चेकर बोर्ड से भी बना सकते। देखिए, इसका इसके साथ गया तो मतलब ए भी ऐसा होगा। ठीक है, और ए इसका फिर इसके साथ गया, ए भी कैसा होगा, ऐसा होगा। और इसका देखिए एक्स बाई, यानी कि ये सामान्य है, और ए भी सामान्य, एक्स बाई। तो देखिए, ये तो पुरुष होगा, ये भी पुरुष होगा, ये मादा होगी, ये भी मादा होगी। अगर यहाँ पर देखिए जो निकल के आया, तो इसमें देखिए क्या आया, देखिए एक्स पे अगर पुरुष बढ़ांत है तो उसकी जो संतानें होंगी, अगर बात की जाए जो उसकी संतानें होंगी, अगर वो लड़की होती है तो वो यानी कि बढ़ांती की क्या होगी, वाहक होगी, पूर्ण रूप से बढ़ांत नहीं होगी। अगर उसके जो पुरुष होंगे वो सभी कैसे होंगे, नॉर्मल होंगे। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं हीमोफीलिया। देखिए, हम बात करते हैं हीमोफीलिया को। हीमोफीलिया को इंग्लिश में हीमोफीलिया भी कहते हैं या इनहेरिटेंस भी कहते हैं। इसको हम इनहेरिटेंस भी इंग्लिश में कहते हैं, इनहेरिटेंस।
ठीक है, इनहेरिटेंस या हीमोफीलिया ही कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। तो अगर इसमें बात की जाए, हीमोफीलिया को बिल्डर रोग या रोल डिसीज भी कहते हैं। इसमें देखिए दो क्वेश्चन निकलेंगे, बिल्डर रोग किसे कहते हैं या रोल डिसीज किसे कहते हैं। इसमें होता क्या, चोट, जिस व्यक्ति के चोट लग जाती है तो उसमें जो ब्लड की क्लॉटिंग यानी कि रुधिर का थक्का नहीं बनता है, जिससे क्या होता है, ब्लीडिंग होती रहती है और जिससे कारण व्यक्ति की जो भी पर्सन होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। ये भी कैसा है, एक लिंग असहलग्न अप्रभावी रोग है। इसमें होता क्या है, इसे ब्लीडर रोग या रोल डिसीज भी कहते हैं। इसमें चोट लगने पर रुधिर का थक्का नहीं जमता है और नहीं बनता है या जमता है, जिससे ब्लीडिंग यानी कि रुधिर बहता रहता है, जिससे कारण क्या होता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसमें भी एक क्वेश्चन आता है कि वाहक स्त्री यहाँ पर देखिए, वाहक वहाँ पर नॉर्मल थी, पिछले वाले बढ़ांत वाले में थे, और सामान्य पुरुष में हीमोफीलिया में संतानों का रेखीय चित्र। आइए इसको भी हम अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर कहता है वाहक स्त्री मतलब XX और XY, इनको पुरुष हो गए, यानी कि पुरुष कैसा है, नॉर्मल, और स्त्री कैसी, वाहक। तो इसके ऊपर हम H लगा देते हैं क्योंकि हीमोफीलिया है, ठीक है। या आप यहाँ पर देखिए, कोई जरूरी नहीं है, आप ऐसे गोला भी इसको अंदर जैसे गोले के अंदर बंद कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको सिर्फ पहचान आ जाए। X हो गया, ए भी X पे उपस्थित है, ये पुरुष जो है सामान्य, इसका भी आप रेखीय चित्र देखिए बनाइएगा। देखिए आप इसको भी चेकर बोर्ड से बना सकते हैं। इसके साथ कराए तो क्या आया, X और एक, यानी कि एक पर H है, एक पर नहीं है। अगर इसकी बात करें इसके साथ तो इसमें क्या है, X पर H है और इस पे Y पे नहीं है। देखिए इस पे अगर बात की जाए तो इसमें क्या है, दोनों हैं कैसे, सामान्य है। अगर इसके साथ बात की जाए तो इसे भी सामान्य है। तो यहाँ पर देखिए रिजल्ट क्या आया है आपका, यहाँ पर हमारा रिजल्ट आया, जो स्त्री यानी कि जो पुरुष होगी वो कैसा होगा, यानी कि जो मादाएं होंगी वो वाहक होंगी, ठीक है, कैसी होंगी, वाहक। लेकिन अगर जो पुत्र होगा, पुत्र या पुरुष, ये भी पुत्र होगा। देखिए इसमें क्या होगा, एक पुत्र तो होगा, यानी कि 25% जो पुत्र होगा वो हो सकता है कि आपका कैसा हो, वाहक हो, नहीं वो बढ़ांत यानी कि हीमोफिलिक हो, और यानी कि 25% चांस है कि वो हो सकता है कि सामान्य हो। और इसमें देखिए वाहक यानी कि जो आपकी फीमेल होगी यानी कि जो पुत्री होगी वो वाहक भी हो सकती है और नॉर्मल भी हो सकती है, अगर स्त्री कैसी है, वाहक है, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको अच्छे से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन विनिमय, क्वेश्चन नंबर 13 है जीन विनिमय। देखिए जीन विनिमय यानी कि क्रॉसिंग ओवर, इसमें क्या होता है, जब दो समजात गुणसूत्र होते हैं उनके क्या होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ऐसे अगर इस प्रकार के गुणसूत्र हैं, देखिए ये अगर इस प्रकार के हैं, सॉरी 4 बना लेते हैं, इधर हैं, ठीक है, इनके ये तो है सिस्टर क्रोमेटिड और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच क्या होता है, अधिक खंडों का आदान प्रदान होता है, उसे ही जीन विनिमय कहते हैं। देखिए जब दो समजात गुणसूत्र होते हैं उनके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच, यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है, विकल्पी क्वेश्चन आ सकता है कि क्रॉसिंग ओवर किस में होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच, सिस्टर क्रोमेटिड के बीच, इस प्रकार के 4 विकल्प होंगे, उसमें आपसे पूछेगा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होता है, आपको लगाना होगा। इसे ही खंडों का आदान प्रदान होता है, उसे हम जीन विनिमय कहते हैं। आप इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए तथा आरएनए का विस्तृत अध्ययन। ये आपको कोचिंग नोट्सबुक से या आपकी बुक से आपको अच्छे से तैयार करना है। अगर आपसे तैयार नहीं होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिएगा, हम इसका एक अच्छा सा सॉल्यूशन वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। डीएनए तथा आरएनए का आपको विस्तृत अध्ययन करना है। देखिए फिर बता देते हैं कैसा विस्तृत अध्ययन, यहाँ से आपको 100% चांस है कि क्वेश्चन आपको एक फंस जाएगा ही, ठीक है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, वाटसन और क्रिक का मॉडल, इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन इस पे बनते हैं डीएनए और आरएनए पर, उनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट जो 15 नंबर क्वेश्चन है, एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना क्या है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, एग्जामिनर के लिए बहुत प्रिय क्वेश्चन है। एक जीन एक एंजाइम यानी कि एक जीन और एक एंजाइम। देखिए यहाँ पर आपको सेंस लगाइएगा कि एक जीन है वो एक एंजाइम के लिए है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको कैसे लिखना है, देखिए एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना किसने दी थी, बिडल और टाटम ने दी थी। ये दोनों वैज्ञानिक हैं, बिडल और टाटम ने दी थी। दी कब थी, 1941 ईस्वी में। और किस पे दी थी, न्यूरोस्पोरा नामक एक कोश की कवक पर दी थी। देखिए यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन मिलने हैं, यानी कि एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना किसने दी, बिडल और टाटम ने दी। कब दी, 1941 में दी। अगर बात की किस पर दी तो न्यूरोस्पोरा नामक एक कोश की कवक,
देखिए न्यूरोस्पोरा कवक हो सकता है बहुकोशिकीय होता, तो यहाँ पर कैसा है, ये कोशिकीय कवक पर दी थी, अपने प्रयोग से सिद्ध किया था। ठीक है, अगर यहाँ पर हमने आपको नोट क्यों लिख के दिया है, देखिए यहाँ पर नोट इसलिए दिया है कि क्योंकि प्रत्येक जो जीन होता है एक विशेष एंजाइम प्रोटीन का ही संश्लेषण करता है। जो गुणसूत्र होते हैं उन पर जीन उपस्थित होते हैं, वो एक किसी एक विशिष्ट जो होता है विशेष होता है एंजाइम का ही संश्लेषण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 16 है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ये भी आपको अच्छे से तैयार करना है। आप इसकी परिभाषा लिखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, हम आपको बता देते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज, देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज जो की थी वो एलेक जेफरी ने, फिर से सुनिए, एलेक जेफरी ने की थी। इसमें होता क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज एलेक जेफरी ने की थी। इसमें किसी भी चोर को पकड़ने में, अपराधी को पकड़ने में मदद मिलती है, जिसके कारण आजकल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग बहुत ही अधिक किया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंतर्गत ही हम उसके माता पिता या जेनेटिक्स से पता लगा सकते हैं। अगर कोई भी संतान जिसे खो जाती है तो उसके माता पिता का अगर पता लगाना होता है, क्योंकि आजकल बहुत से दंड-फंदी चल रही है, तो उसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से पहचान लिया जाता है कि आपका पिता, यानी कि आप इसके बच्चे के पिता हैं या माता हैं, या आपका बच्चा है या नहीं है, तो इसके बारे में फुल डिस्कशन किया जा सकता है। तो इसीलिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम इस टॉपिक में बात करेंगे, क्या है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, रोग के बारे में। देखिए रोग के बारे में अगर आप बुक से पढ़ेंगे तो बहुत कुछ दिया है, कम से कम 10-15 पेज में दिया है, 10-15 पेज में। ठीक है, तो वहाँ पर बहुत भड़कंप है। तो आइए हम यहाँ पर आपको शॉर्ट में समझा देते हैं अच्छे से। आप सिर्फ ये ग्राफ याद कीजिएगा हमारा बना हुआ, और पूरा रोग का जो टॉपिक है वो समझ जाएंगे आप। देखिए रोग के बारे में, देखिए रोग क्या होते हैं, पहले बात की जाए, अगर रोग की परिभाषा पूछ ले कोई, रोग क्या है, तो रोग एक ऐसी दशा है जिससे किसी भी सामान्य कार्य को करने में कोई भी अगर बाधा उत्पन्न हो जाती है तो उसे हम रोग कहते हैं। आप कोई सामान्य कार्य कर रहे हैं, आपका बॉडी सामान्य नॉर्मल है, और उसमें कोई बाधा, जैसे सर दर्द कुछ भी हो सकता है, उसमें अचानक होता है या होने लगता है, तो उससे क्या कहते हैं, रोग कहते हैं। अगर बात की जाए रोग कितने प्रकार के होते हैं, तो अगर मुख्य रूप से रोगों की बात की जाए तो मुख्य रूप से रोग कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक तो होता है जन्मजात रोग, या इन्हें आनुवंशिक रोग कह सकते हैं, जो माता पिता से बच्चों में पहुंचते हैं, और वो भी किससे, जीन के द्वारा पहुंचते हैं। ठीक है, और एक होते हैं उपार्जित यानी कि रोग, जो हम लोग बाद में अर्जित कर लेते हैं। अगर उपार्जित रोग की बात की जाए तो 2 प्रकार के, संक्रामक और असंक्रामक। ठीक है, अगर बात की जाए कि जन्मजात या आनुवंशिक रोग ये क्या होते हैं, हमने आपको पीछे हीमोफीलिया पढ़ाई, बढ़ानता पढ़ाया, और थैलेसीमिया एक होता है, वो नहीं हमने आपको पढ़ाया क्योंकि ये बोर्ड में बहुत कम आता है। ठीक है, देखिए हीमोफीलिया में हमने क्या बताया था, एक से लिंग संलग्न अप्रभावी रोग है, क्योंकि अगर माता पिता से होता था तो बच्चों में पहुंच रहा था, कभी तो बच्चे बाहक हो रहे थे, कभी सामान्य हो रहे थे। ठीक है, तो क्योंकि बच्चे में, इनकी माता पिता से बच्चों में पहुंच रहा है, यानी कि आनुवंशिक रोग था। ठीक है, अगर उपार्जित लक्षण रोग की बात की जाए तो ये संक्रामक और असंक्रामक, संक्रामक को हम संचरणीय रोग भी कह सकते हैं। अगर बात की जाए संक्रामक रोग, तो संक्रामक रोग विषाणु द्वारा भी फैलते हैं, कवक द्वारा और प्रोटोजोआ, और एक ध्यान रखेंगे विषाणु यानी कि जीवाणु, बैक्टीरिया द्वारा भी फैल जाते हैं। ठीक है, जैसे आप कोरोना हो गया, HIV, आपने देखा था कि कोरोना की कितनी भड़कम मची थी, कोविड-19 की। कोरोना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच रहा था ना, तो कैसा है, सामान्य रोग है कि नहीं है, क्योंकि संक्रामक रोग है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच रहा था, एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति संक्रमित हो रहा था। अगर असंक्रामक रोग की बात की जाए, अगर आपको बुखार है तो क्या दूसरे को बुखार हो जाएगा, नहीं होगा ना। जैसे रतौंधी, कैंसर, सूखा रोग, स्कर्वी। रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से। कैंसर किससे होता है, देखिए कैंसर जो होता है एक ओन्कोजीन होता है सेल्स में, उसके सक्रिय हो जाने से कैंसर होता है, और इसको सक्रिय करने वाले कारक को कार्सिनोजन कहते हैं, कैंसर कारक कहते हैं। देखिए अगर सूखा रोग पूछा जाए तो ये होता है विटामिन डी की कमी से, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, आदि जो रोग हैं वो असंक्रामक रोग हैं। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में बात करेंगे कुपोषण संबंधी रोग, यानी कि जो कुपोषण यानी कि पोषण की कमी से रोग हो जाते हैं, कुपोषण संबंधी रोग, यानी कि वे रोग जो आहार में पोषक तत्व या पोषण तत्वों की कमी से होते हैं। देखिए आप अगर भोजन करते हैं उसमें अच्छे विटामिन और मिनरल्स आपको नहीं मिल रहे हैं, तो आप में कोई ना कोई रोग हो जाएगा, तो उसे हम कुपोषण संबंधी रोग कहते हैं। जैसे मेरिस्मस हो गया, स्कर्वी रोग हो गया, सूखा रोग हो गया, बेरी।
हमने ऊपर बात की सूखा रोग विटामिन डी की कमी से होता है। अगर आपके यानी कि जो पोषण आप भोजन करते हैं उसमें विटामिन डी नहीं है तो आपको सूखा रोग हो जाएगा। बेरी रोग जो विटामिन बी की कमी से होता है, ठीक है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। मेरिस्मस आदि जो रोग हैं वो किसी कुपोषण की कमी से हो सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। बात की जाए क्वेश्चन नंबर 19 की, तो इसमें पूछ रहा है अपहासित रोग। अपहासित रोग क्या होते हैं? देखिए, अपहासित रोग वो रोग होते हैं जिसे किसी भी आपके शरीर का कोई भी महत्वपूर्ण अंग है ठीक से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, वो अपहासित रोग। जैसे बे रोग जो शरीर के किसी महत्वपूर्ण अंग के ठीक से काम ना करने के कारण आप होते हैं, उन्हें क्या हम कहते हैं? अपहासित रोग कहते हैं। जैसे हार्ट अटैक, हृदय रोग। देखिए, हार्ट अटैक में क्या होता है? हार्ट फेल हो जाता है, ठीक है, तो उसे क्योंकि एक हृदय का एक अंग तो है हार्ट, जो हार्ट है वो एक पार्ट है, यानी कि एक अंग है, तो उसके अचानक से बंद होने या कुछ भी हो जाने से उसमें कोई भी दिक्कत होती है तो उसमें क्या हार्ट अटैक आ जाता है, क्योंकि किसी एक अंग का यानी कि पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर रहा है। तो इससे क्या होता है? इससे यानी कि जो हार्ट अटैक होता है, इस बीमारी होती है, उसको अगर बात की जाए किस रोग के इनके अंतर्गत हम यूज करते हैं या उसको बोलते हैं, तो वो होते हैं अपहासित रोग के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवंशिक कोड क्या होते हैं? क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आनुवंशिक कोड क्या होते हैं? देखिए, अगर बात की जाए आनुवंशिक कोड की, ठीक है, आनुवंशिक कोड क्या होते हैं? देखिए, आनुवंशिक कोड क्या होते हैं? डीएनए यानी कि डीएनए के जो अणु होते हैं उनमें उपस्थित नाइट्रोजनी क्षारकों का वहन क्रम, डीएनए अणु पर उपस्थित नाइट्रोजनी क्षारकों का वहन क्रम जो प्रोटीन के संश्लेषण के लिए सदैव नियमित होते हैं, यानी कि सदैव तत्पर रहते हैं। हमेशा आप हमें यूज कर लीजिए, जो भी व्यक्ति आपके लिए सदैव तत्पर रहते हैं वो एक आनुवंशिक कोड आप समझ लीजिए, आपको एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। देखिए, डीएनए में उपस्थित अणु, यानी कि डीएनए में जो अणु उपस्थित होते हैं उन डीएनए के अणु में स्थित, यानी कि डीएनए के जो अणु होते हैं उनमें क्या होते हैं? स्थित होते हैं क्या? नाइट्रोजनी क्षार। नाइट्रोजनी क्षार क्या होते हैं? प्यूरिन और पिरामिडिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन आदि जो होते हैं नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। वह अनुक्रम जो प्रोटीन अणुओं का संश्लेषण के लिए सदैव नियमित रहते हैं उन्हें हम आनुवंशिक कोड कहते हैं। तो ये था डिस्कशन वीडियो। इससे आगे का वीडियो आपको पार्ट 3 में मिलेगा, उसमें हम फाइनली पूरी बायोलॉजी फिनिश कर देंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 जाके हमारे चैनल पर देख लीजिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, क्योंकि हम इसी प्रकार की बोर्ड की तैयारी आपकी अच्छे से कराते रहेंगे। हम मिलेंगे एक नए वीडियो में इसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।